नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं MP यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में प्रमुख जो बातें थी उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। मेवाड़ राज्य के इतिहास की हमने शुरुआत की थी। मेवाड़ राज्य के जो प्रारंभिक शासक थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उसके पश्चात आज की हम जो कक्षा है उसमें मेवाड़ राज्य के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। मेवाड़ राज्य का इतिहास, मेवाड़ राज्य का इतिहास, इसके अंतर्गत हमने जो रावल समर सिंह थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम इस मेवाड़ राज्य के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम रावल रतन सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनका शासनकाल देख लीजिए यहाँ पर 1301 से लेकर 1303, बड़ा सूक्ष्म कार्यकाल रहा इनका, काफ़ी छोटा कार्यकाल रहा रावल रतन सिंह का। मेवाड़ राज्य के इतिहास के संदर्भ में इनकी प्रमुख बातें हम देखते हैं। रावल रतन सिंह, आपको पता है दोस्तों, इनका जो विवाह है, रावल रतन सिंह का विवाह किससे हुआ? सिंगल द्वीप की राजकुमारी, सिंगल द्वीप ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्रीलंका की जो राजकुमारी थी, राजकुमारी और गंधर्व सेन की पुत्री, यहाँ सिंगल द्वीप के राजा थे गंधर्व सेन, उनकी पुत्री का नाम था पद्मिनी, या कह सकते हैं पद्मावती। पद्मिनी या पद्मावती इन्हीं का नाम है। तो इनके साथ में इनका क्या हुआ? विवाह हुआ रावल रतन सिंह का। सिंगल द्वीप हो गया यहाँ पर, सिंगल द्वीप की राजकुमारी और राजा गंधर्व सेन की पुत्री, नाम था पद्मिनी या पद्मावती, और इनकी जो पिता का नाम गंधर्व सेन हो गया, माता का नाम चंपावती। माता का नाम क्या था? चंपावती। दोस्तों, कहा जाता है कि ये रूप और सौंदर्य में काफ़ी क्या थी? अतुलनीय थी। कहने का मतलब रूप और सौंदर्य में इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी पद्मावती की। तो इसकी जो रूप और सौंदर्य की, पद्मावती के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी रावल रतन सिंह ने। पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा रावल रतन सिंह ने किससे सुनी? एक तोता था, उसका नाम था हीरामन तोता, इससे प्रशंसा सुनी और उसके पश्चात पद्मावती से क्या किया दोस्तों? विवाह किया। खुद, कहने का मतलब सिंगल द्वीप चले गए और वहाँ पद्मावती से विवाह करके ही लौटे। और जब ये साथ में विवाह करके लौटे तो इनके साथ में चाचा भतीजा, ठीक है, गोरा बादल उनका नाम था, गोरा और बादल, ये भी साथ में आए। पद्मावती के साथ में आ गए। ये चाचा भतीजा थे, कहने का मतलब एक पद्मावती का भाई और एक चाचा था। तो चाचा भतीजा गोरा और बादल भी साथ में आ गए और फिर रावल रतन सिंह के क्या बने? सेनापति बने। रावल रतन सिंह के क्या बने? सेनापति बने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पद्मावती के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी किससे? हीरामन तोते से। उसके पश्चात विवाह कर लिया किसने? रतन सिंह ने। उसके बाद में जो आगे बात आती है वो ये आती है कि एक ग्रंथ मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी का, नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। कब का है? 1540 का। पद्मावत नामक जो ग्रंथ है, इसका जो रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस ग्रंथ में क्या जानकारी मिलती है कि रावल रतन सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण राघव चेतन
क्या नाम था उसका? राघव चेतन एक ब्राह्मण रहता था। ठीक है। क्या जानकारी मिलती है 1540 ईस्वी के पद्मावत नामक ग्रंथ में, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, कि रावल रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नामक क्या था? ब्राह्मण रहता था, और इस राघव चेतन नामक ब्राह्मण की कुदृष्टि पद्मावती पर थी, यानी ये बुरी नज़र रखता था किसके ऊपर? पद्मावती के ऊपर। तो इसको फिर दरबार से क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया। रावल रतन सिंह ने इसको दरबार से क्या किया? निष्कासित कर दिया, और निष्कासित अपमान किया इसका, और अपमान करके दरबार से बाहर निकाल दिया राघव चेतन को। और ये निष्कासित होने के पश्चात कहाँ चला गया? दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान इस समय कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके पास में चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला गया, और खिलजी को जाकर इसने पद्मिनी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा की, और क्या कहा कि अगर आप भारत के सम्राट हैं तो मेवाड़ के जो राजा हैं, शासक हैं रावल रतन सिंह, उनके पास में एक क्या है? एक तरह से जो कोहिनूर है, कोहिनूर हीरा, उसकी तरह एक विशेष रत्न है। अगर उस रत्न को आप प्राप्त कर लें तो ही वास्तविक मायनों में आप भारतवर्ष के क्या कहलाएंगे? सम्राट कहलाएंगे। इस प्रकार की बातें अलाउद्दीन खिलजी से कही। एक प्रकार से कहने का मतलब, इसने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ आक्रमण करने के लिए क्या किया? उकसाने का कार्य किया। किसने? राघव चेतन ने। इस बात की जानकारी मिलती है पद्मावत नामक ग्रंथ में, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया उसके अन्य कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ आक्रमण के प्रमुख कारण, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के प्रमुख कारण, चित्तौड़ आक्रमण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है दोस्तों, आक्रमण के प्रमुख कारण। तो यहाँ पर मैं आपको 3 कारण बताता हूँ, ये तीनों आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक तो राघव चेतन ने जाकर उकसाया कि आप भारतवर्ष के सम्राट हैं, अगर मेवाड़ के जो शासक हैं उसके अमूल्य रत्न को आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं तो वास्तविक मायनों में आपको भारत का सम्राट कहलाने का कोई हक नहीं है। तो चित्तौड़ आक्रमण का पहला जो कारण है वो ये है कि ये सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना, पहला कारण। दूसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। ठीक है। और जो तीसरा कारण है वो ये है चित्तौड़गढ़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है दोस्तों। पद्मिनी को पाना यहाँ पर कोई कारण नहीं है, आप इस बात को अच्छे से जान लेंगे। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है और उसमें ऑप्शन ये भी मिला है कि पद्मिनी को प्राप्त करना। ये ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं, बिल्कुल नहीं है। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण ये हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी एग्जाम में दिखाई दे तो निश्चित रूप से उत्तर यही होंगे, पद्मिनी को प्राप्त करना अलाउद्दीन खिलजी का किसी प्रकार से कोई लक्ष्य नहीं था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के प्रमुख कारण सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना, ये अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, और चित्तौड़गढ़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व होना भी चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण बनता है अलाउद्दीन खिलजी का।
उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं अलाउद्दीन का चित्तौड़ आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण। चित्तौड़ आक्रमण, तो इसको आप समझेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण के कारण मैंने आपको बता दिए हैं। आक्रमण ये देखिए, जैसे ये है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस प्रकार से आप मान लें। ठीक है। और इसके ऊपर चित्तौड़ आक्रमण अलाउद्दीन ने इसके ऊपर जो घेरा डाला कब? जनवरी 1303 में। ये बात है 28 जनवरी 1303 की। चित्तौड़गढ़ आक्रमण हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम जो घेरा डाला था चित्तौड़ के आसपास, कहने का मतलब 1303 में। तो आपको पता है यहाँ पर राघव चेतन ने उकसाया, जाकर कहा किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, कि आप पद्मिनी को, पद्मावती को प्राप्त करें। तो लंबे समय तक सफलता नहीं मिली। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो उसने तुरंत प्रभाव से रावल रतन सिंह के पास में ये है संदेश पहुंचाया कि मैं एक बार पद्मिनी को या पद्मावती को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूं। तो रावल रतन सिंह ने ऐसा वापस पुनः उसके संदेश का जवाब दिया और कहा कि ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि एक मेरे को प्रत्यक्ष रूप से न दिखाकर उसका प्रतिबिंब दिखा दीजिए। तो ऐसा कहा जाता है, इतिहास में ऐसी बातें मिलती हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती का जल में प्रतिबिंब दिखाया गया। किसके द्वारा? रावल रतन सिंह के द्वारा। और उसके पश्चात जब वापस जा रहे थे अलाउद्दीन खिलजी, तो धोखे से कैद कर लिया किसको? रावल रतन सिंह को। और कैद करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी अपने शिविर में ले गया, और जिसको फिर गोरा और बादल, कौन? गोरा और बादल। गोरा और बादल जो सेनापति थे रावल रतन सिंह के, इन्होंने वीरता के साथ में लड़ते हुए इनकी कैद से मुक्त कराया। गोरा और बादल ने किसको? रावल रतन सिंह को। और ये लड़ते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसके पश्चात लंबे समय तक ये जो घेरा डाला गया, तो रावल रतन सिंह ने फिर निर्णय किया केसरिया करने का। किसका? केसरिया करने का, क्योंकि गोरा और बादल जो सेनापति थे उनको अलाउद्दीन खिलजी की जो कैद थी उससे मुक्त कराते समय वीरगति को प्राप्त हो गए। ये अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त होकर वापस चित्तौड़ दुर्ग में लौटते हैं और उसके पश्चात किसका निर्णय लेते हैं? केसरिया का निर्णय लेते हैं। तो एक तरफ होता है केसरिया और दूसरी तरफ क्या होता है? जौहर। केसरिया वस्त्र धारण करते हुए जो शासक होता है, योद्धाओं के साथ में विपक्ष जो शत्रु होता है उसके खिलाफ अगर लड़ते हुए मारा जाता है युद्ध भूमि में, तो होता है केसरिया। और एक होता है जौहर। क्या होता है? जौहर। जो शतरानियाँ होती हैं वो अग्नि में या किसी जल में कूदकर अपनी जान दे देती हैं, तो वो क्या कहलाता है? जौहर कहलाता है। तो केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? तो नेतृत्व आप बता ही देंगे, रावल रतन सिंह के। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया हुआ। और जौहर का जो नेतृत्व किया किसने किया? पद्मावती ने। ठीक है, अन्य रानियों के साथ में पद्मावती ने क्या किया? जौहर किया। और ये बात है कब की? 25 अगस्त। कब की बात है? एक तरफ केसरिया हुआ, दूसरी तरफ जौहर हुआ। तो इस प्रकार से अगर दोनों चीज़ें होती हैं तो इसको कहा जाता है साका। क्या कहा जाता है? साका। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था। मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? तो ये ध्यान रखेंगे आप 25 अगस्त 1303 को। और ये राजस्थान का दूसरा शाखा, पहला रणथंभौर वाला था, राजस्थान का दूसरा शाखा। ठीक है,
दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। तो केसरिया रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ, जौहर का नेतृत्व पद्मावती ने किया, पद्मिनी ने किया, इसी के नाम है। और इस प्रकार से मेवाड़ का पहला साका कंप्लीट हुआ 25 अगस्त 1303 को, और ये राजस्थान का दूसरा साका कहलाता है। उसके पश्चात कह सकते हैं अलाउद्दीन ने किसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली? चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली। और चित्तौड़ पर विजय ये आप ध्यान रखेंगे अगली 26 अगस्त 1303 को। और चित्तौड़ विजय के पश्चात इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल दिया। इसका नाम क्या कर दिया? बदल दिया। और नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। और इसका दायित्व सौंप दिया अपने पुत्र खिज्र खां, पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और स्वयं दिल्ली लौट गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम परिवर्तित करके खिजराबाद कर दिया और पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या सौंप दिया? अधिकार या नेतृत्व सौंप दिया। और उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी कहाँ चला गया? खिलजी चला गया वापस। और जब ये वापस गया तो अपने साथ में, खिलजी जब वापस गया तो अपने साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अष्टधातु दरवाजा, कौन सा? अष्टधातु का जो दरवाजा है वो तोड़कर अपने साथ ले गया। दरवाजा तोड़कर अपने साथ ले गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अष्टधातु का दरवाजा अपने साथ में ले गया अलाउद्दीन खिलजी। और इस अष्टधातु के दरवाजे को उसके बाद में आगे जाकर कौन होंगे? मुगल शासक होंगे शाहजहां। शाहजहां लगाएंगे कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में। दिल्ली के लाल किले पर लगवाया। दिल्ली के लाल किले पर किसने लगवाया? अष्टधातु के दरवाजे को शाहजहां ने। और फिर यहाँ से भी उखाड़ कर ले गया जाट शासक था, भरतपुर का जाट शासक, नाम था जवाहरमल, जवाहर सिंह कह सकते हैं, जवाहरमल या जवाहर सिंह। उखाड़ कर ले आया कहाँ पर? भरतपुर ले आया। और इसको लोहागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार के रूप में क्या करवा दिया? स्थापित करवा दिया। ये आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी जब अपने साथ गया तो अपने साथ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से अष्टधातु का दरवाजा तोड़कर ले गया और शाहजहां ने जिसे दिल्ली के लाल किले पर लगवाया। और उसके पश्चात जो भरतपुर का जाट शासक था जवाहर सिंह, इसको दिल्ली से उखाड़ कर लेकर आया और लोहागढ़ के दुर्ग के प्रवेश द्वार के रूप में इसको क्या करवाया? स्थापित करवाया। उसके बाद में हम यहाँ पर वापस आते हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय हो गई अलाउद्दीन की और खिजराबाद नाम कर दिया और यहाँ का दायित्व सौंप दिया खिज्र खां को। और खिज्र खां ने भी उसके पश्चात जालोर का शासक था, नाम था उसका मालदेव सोनगरा, मूछाला मालदेव सोनगरा। इसको यहाँ का क्या बना दिया? किलेदार बना दिया। मूछाला मालवेर, मूछाला इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़ी बड़ी मूछें रखा करता था। तो जालोर के मालदेव सोनगरा को यहाँ का क्या बना दिया? खिज्र खां ने किलेदार। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है मालदेव सोनगरा की, तो इसका पुत्र था बनवीर। क्या नाम था? बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा, इसको क्या बना दिया? किलेदार बनाया गया। यानी कहने का मतलब यही इसका क्या रहा? किलेदार रहा। और उसके बाद में अरी सिंह का जो पुत्र होगा हमीर सिंह, जो मेवाड़ में आपको पता है सिसोदिया वंश की नींव रखेगा, उन्होंने बनवीर सोनगरा को मार दिया और किसके ऊपर अधिकार कर लिया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कोई विशेष बातें मेरे ख्याल से नहीं है, एक प्रकार से कहानी है। जिस प्रकार से आप कोई मूवी देखते हैं, आपने देखी भी होगी, पद्मावती मूवी आई है, काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ उसको लेकर,
और उसमें इस प्रकार की कहानियाँ आपको निश्चित तौर पर नज़र आएंगी। अगर वो देखी हैं तो ये जो चीज़ें हैं आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट आपको जो ये बातें हैं इससे संबंधित वो ध्यान में आ जाएंगी। इसके पश्चात अलाउद्दीन की जो चित्तौड़ अभियान था, चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो इनके साथ में था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो था। ठीक है, और इनकी रचना भी आप ध्यान रख लेंगे। अमीर खुसरो की जो रचना है खजाइन उल फुतूह है, ये इनकी क्या है? अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, जब चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली अलाउद्दीन खिलजी ने तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसने कत्लेआम का आदेश दिया। कत्लेआम का क्या दिया? आदेश, यानी लोगों को मारने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि 30,000 लोग मारे गए। इस कत्लेआम में कितने लोग? 30,000 लोग मारे गए थे। ये लीजिए, तो इस प्रकार की ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मेवाड़ का प्रथम शाखा पूर्ण होता है, जो राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाया, और किसके नेतृत्व में? रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर किया गया। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई विशेष बातें नहीं हैं जो आपको किसी प्रकार की उलझन में डालें, आसानी से याद होने वाली बातें हैं। उसके पश्चात देखिए दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि मुछाला मालदेव सोनगरा जो जालोर का शासक था, इसको किलेदार बनाया गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके पुत्र बलवीर सोनगरा को यहाँ का किलेदार बनाया गया, और बलवीर सोनगरा को फिर हराएंगे अरी सिंह के पुत्र हमीर सिंह। इनकी हत्या हो जाएगी और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाएगा किसका? हमीर सिंह का। जो हमीर सिंह उसके पश्चात राणा की उपाधि धारण करेंगे, और राणा हमीर सिसोदिया के नाम से आगे जो भी शासक होंगे वो सारे के सारे सिसोदिया शासक कहलाएंगे। अभी तक कहला रहे थे क्या? गुहिल, अब आगे होंगे सारे के सारे सिसोदिया। एक बार जिक्र आया था यहाँ पर गोरा और बादल का, तो गोरा और बादल के बारे में आप ध्यान रखेंगे। गोरा बादल री चौपाई, गोरा बादल री चौपाई एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो इसके लेखक का नाम ध्यान रखेंगे, हेमरत्न सूरी। हेमरत्न सूरी। गोरा बादल री चौपाई किसके द्वारा लिखी गई है? हेमरत्न सूरी के द्वारा लिखी गई है। ये विशेष बातें थी दोस्तों जो आपको मेरे ख्याल से ध्यान में निश्चित तौर पर रहेंगी। उसके बाद में आगे आते हैं राणा हमीर सिसोदिया। आपको पता है कि रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ में ही रावल शाखा क्या हो गई? समाप्त हो गई। रावल शाखा क्या हो गई दोस्तों? समाप्त हो गई। और उसके पश्चात आगे जो शाखा आएगी वो सिसोदिया शाखा। ठीक है, और इनका जो शासनकाल है इनके बारे में जानकारी मिलती है 1326 से 1364। 1364 तक इनका क्या रहेगा? शासनकाल रहेगा। और इनके बारे में प्रमुख रूप से क्या बातें हैं? सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश का संस्थापक, सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणा हमीर सिसोदिया, सिसोदिया वंश के संस्थापक। इसके अलावा आपको पता है राणा शाखा, राणा शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, राणा हमीर सिसोदिया को। और इन्होंने सर्वप्रथम किसकी उपाधि धारण की? राणा की उपाधि। पहले रावल हुआ करते थे, अब जितने भी आगे मेवाड़ के जो शासक होंगे वो राणा या महाराणा की उपाधि धारण करेंगे। तो सर्वप्रथम राणा की उपाधि, सर्वप्रथम राणा की उपाधि धारण की, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। सिसोदिया वंश के संस्थापक, राणा शाखा का वास्तविक संस्थापक कहलाए राणा हमीर सिंह, और ये अरी सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अरी सिंह के पुत्र, अरी सिंह के पुत्र।
ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जो राणा हमीर सिसोदिया हैं इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। इसका मतलब होता है विषम समय में अडिग रहने वाला। विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किसको कहा गया है? राणा हमीर सिसोदिया को कहा गया है। और इसके अलावा जो कुंभा की रसिक प्रिया है, कुंभा की रसिक प्रिया, इसमें इनको वीर राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? वीर राजा की उपाधि मिली हुई है। किसको? राणा हमीर सिसोदिया को। इसके बाद में इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो राणा हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी या अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा देवी जिसको बरवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है, का मंदिर बनाया। क्या बनाया? मंदिर बनवाया। जो आपको पता है ये जो अन्नपूर्णा देवी या बरवड़ माता है, मेवाड़ के जो शासक हैं इनकी कौन सी देवी है? इष्ट देवी या आराध्य देवी अन्नपूर्णा देवी बरवड़ माता है, जिसका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसके द्वारा बनवाया गया? राणा हमीर सिसोदिया के द्वारा बनवाया गया। उसके बाद में इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने सिंगोली के युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसको हराया। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या किया? हराया। किसने? राणा हमीर सिसोदिया ने। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया किसने? राणा हमीर सिसोदिया ने। और इसके अलावा जो इतिहासकार हैं, राजस्थान के इतिहास के जो जनक हैं, पितामह हैं, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने राणा हमीर को, राणा हमीर सिसोदिया को, राणा हमीर सिसोदिया को अपने समय का महान शासक बताया। अपने समय का क्या बताया? महान शासक बताया। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी राणा हमीर सिसोदिया के बारे में। एक बार पुनः देख लीजिएगा। राणा हमीर सिसोदिया 1326 से 1364 तक इनका कार्यकाल रहता है। ये हरि सिंह के पुत्र थे और आपको पता है इन्होंने ही जो बनवीर सोनगरा थे, चित्तौड़ के किलेदार जिनको बनाया गया था, उनको मारकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया और सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो संस्थापक कहलाते हैं, राणा शाखा के वास्तविक संस्थापक कहलाए और सबसे पहले राणा की उपाधि इन्होंने धारण की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। इसका मतलब है विषम समय में अडिग रहने वाला। रसिक प्रिया में इनको वीर राजा कहा गया है और इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा देवी या बरवड़ माता के मंदिर का निर्माण करवाया, जो मेवाड़ के शासकों की क्या है? इष्ट देवी, आराध्य देवी है। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने पराजित किया और इनके उपलब्धियों को देखते हुए जो राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने राणा हमीर सिसोदिया को अपने समय का महान शासक बताया है। उसके बाद में जो आगे शासक आएंगे वो कौन आएंगे? तो इनके बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए। ये आएंगे राणा क्षेत्र सिंह, राणा क्षेत्र सिंह, राणा क्षेत्र सिंह। इनका शासनकाल होगा 1364 से लेकर 1382, 1382। राणा क्षेत्र सिंह का शासनकाल 1364 से 1382 की मध्य रहेगा। और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, जानकारी वो किस में मिलती है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। किस में मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में।
कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है कि इन्होंने सर्वप्रथम अजमेर पर विजय प्राप्त की। सर्वप्रथम किसके ऊपर? अजमेर पर विजय प्राप्त की। सबसे पहले अजमेर पे विजय प्राप्त कर ली और इसे अपने साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। साम्राज्य में मिलाया। किसको? अजमेर को। ये जानकारी मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा छेत्र सिंह के बारे में। उसके बाद में और क्या जानकारी मिलती है? तो और ये है कि इसने बिजोलिया पर आक्रमण करके वहाँ अधिकार कर लिया। बिजोलिया पर क्या कर लिया? अधिकार। इसके अलावा इसने हाड़ौती के हाड़ा शासकों को हराया और इसके अलावा 56 का जो मैदान है, 56 का मैदान, वहाँ पर विजय प्राप्त की। 56 के मैदान पर भी क्या प्राप्त की? विजय प्राप्त की। यानी कहने का मतलब इसको भी अपने अधिकार में ले लिया। तो ये सारी बातें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में प्राप्त होती हैं राणा छेत्र सिंह के बारे में। और इनके बारे में प्रमुख रूप से जो बात सामने आती है वो ये है कि इन्होंने छेत्र सिंह ने मालवा के दिलावर खां, क्या नाम है? दिलावर खां, मालवा के दिलावर खां को पराजित करके इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। मालवा के दिलावर खां को पराजित करके उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। किन्होंने? राणा छेत्र सिंह ने। और एक तरह से कहने का मतलब मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो ध्यान रखिएगा, राणा छेत्र सिंह के द्वारा मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत भी कर दी गई। इसका कारण यह था कि मालवा के दिलावर खां की इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और इनकी दासी, ध्यान रखेंगे, दासी का नाम था खातिन। क्या नाम था? खातिन। और इसके पुत्र थे चाचा और मेरा। क्या नाम थे? चाचा और मेरा, जो आगे इतिहास में इनके बारे में जिक्र होने वाला है। आपको पता है जो राणा मोकल होंगे उनकी हत्या किन के द्वारा की जाएगी? चाचा और मेरा के द्वारा ही की जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर ये बात आपके सामने रखी है कि राणा छेत्र सिंह की दासी खातिन के पुत्र चाचा और मेरा थे, जो आगे जाकर राणा मोकल की क्या करेंगे? मैपा पवार के कहने पर हत्या कर देंगे जीलवाड़ा अभियान के दौरान। तो ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद में 1382 में जो अगले शासक होंगे वो होंगे कौन? राणा लक्ष्य सिंह का नाम आपको इतिहास में लक्ष्य सिंह की बजाय ज़्यादा मिलता है लाखा। क्या नाम मिलता है? लाखा, राणा लाखा। और इनका शासनकाल 1382 से लेकर 1421 तक रहेगा। ठीक है, 1382 से लेकर 1421 तक शासनकाल रहेगा राणा लक्ष्य सिंह का, जो राणा लाखा के नाम से इतिहास में ज़्यादा जाने जाते हैं। तो राणा लक्ष्य सिंह के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है वो यही मिलती है कि इनके काल में सर्वप्रथम जावर की खान का क्या लगा? पता लगा। तो राणा लाखा के समय ही सर्वप्रथम जावर की खान का पता लगा। कहाँ पर? उदयपुर में। और ये आपको पता है वर्तमान में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है जावर की खान। सीसा जस्ता और यहाँ से चांदी बहुतायत में निकाला जाता है। तो जावर की खान का पता लगा, यहाँ से फिर खनन आरंभ हुआ और इस कारण मेवाड़ की आर्थिक व्यवस्था क्या हो गई? सुदृढ़ हो गई। किसके कारण? जब इसका क्या लगा? पता लगा। तो
जावर की खान का जब पता लगा तो मेवाड़ की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति काफ़ी क्या हो गई, सुदृढ़, मजबूत हो गई। ठीक है, संसाधन, एक प्रकार से बड़ा संसाधन मिल गया शासक को, तो इस कारण से भी ध्यान रखेंगे। राणा लाखा के काल में जावर की खान का क्या लगा था, पता लगा था, जो मेवाड़ की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में काफ़ी मददगार हुई। राणा लाखा के काल में ही बात है 1387 ईस्वी की, 1387 ईस्वी की एक बिच्छूमार चिड़ियामार बंजारा था छित्तरमल, क्या नाम था, छित्तरमल नामक बंजारे ने अपने बैलों की स्मृति में, अपने बैलों की स्मृति में, राणा लाखा के काल में ही छित्तरमल नामक बंजारे ने अपने बैलों की स्मृति में, बिच्छूमार चिड़ियामार बंजारा कहा जाता है, माना जाता है छित्तरमल को, अपने बैलों की स्मृति में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील का क्या करवाया, निर्माण करवाया। यह आपको ध्यान में रखना है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ, राणा लाखा के काल में 1387 ईस्वी में छित्तरमल नामक बंजारे के द्वारा। ठीक है, एक बिच्छूमार चिड़ियामार बंजारा माना जाता है, अपने बैलों की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। और इसी पिछोला झील के किनारे, इसी पिछोला झील के किनारे राणा लाखा ने गलकी नामक नटनी की स्मृति में, नटनी की स्मृति में नटनी का चबूतरा, क्या बनवाया, नटनी का चबूतरा बनवाया। किसने, राणा लाखा ने, ये भी ध्यान रखेंगे। पिछोला झील के किनारे ही राणा लाखा ने गलकी नामक नटनी की स्मृति में नटनी का चबूतरा बनवाया। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों, एक ये जो नट जाति होती है, ये कलाबाजियाँ दिखाने में क्या होती हैं, माहिर होती है। तो राणा लाखा के काल में जो गलकी नामक नटनी थी, ये एक खेल दिखा रही थी, करतब कलाबाजियाँ दिखा रही थी। इस बात की सूचना सरदारों ने राणा लाखा को दी कि एक ऐसी नटनी है जो रस्सी पर चलती है। किसके ऊपर चलती है, रस्सी पर चलते हुए कलाबाजियाँ दिखाती हैं। तो गलकी नामक नटनी को अपने पास बुलाया, किसने, राणा लाखा ने, और कहा कि पिछोला झील को, कौन सी झील को, पिछोला झील को अगर आप आर पार इस रस्सी के माध्यम से पार कर देंगी तो आपको मेवाड़ का आधा साम्राज्य दे दिया जाएगा। किसने कहा, राणा लाखा ने कहा। तो पिछोला झील के आर पार 2 पोल खड़े कर दिए गए और बीच में, कहने का मतलब दोनों के आर पार रस्सी बांध दी गई और उसके ऊपर गलकी नामक नटनी को क्या कहा गया कि आप कलाबाजियाँ दिखाएं, रस्सी पर चलकर दिखाएं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि गलकी जो नटनी थी, उन्होंने रस्सी पर चलते हुए आधे से ज़्यादा पिछोला झील का जो क्षेत्र था उसको कवर कर लिया। आधे से ज़्यादा इन्होंने उस रस्सी को पार कर लिया और जो ही रस्सी के नज़दीक ये पहुंचने वाली थी, उसी समय लाखा ने उस रस्सी को क्या करवा दिया, कटवा दिया। अगर आपको पता है कि ये पार कर जाती तो आधा साम्राज्य देना पड़ता। जो शासक के वचन थे वही उनका अंतिम निर्णय हुआ करता था, आपको पता है। तो रस्सी को कटवा दिया गया और वहाँ से ये जो गलकी नामक नटनी है वो गिरी और गिरने के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी स्मृति में नटनी का चबूतरा बनवाया किसने, राणा लाखा ने। ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा पिछोला जो झील है, इसमें पिछोला झील में जग मंदिर कह सकते हैं, जगत मंदिर कह सकते हैं, जगत मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आगे चलकर हम देखेंगे इनके बारे में। करण सिंह ने, अमर सिंह जी के पुत्र थे करण सिंह, ठीक है, महाराणा प्रताप के पुत्र कह सकते हैं। जगत मंदिर या जग मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया करण सिंह ने और पूरा किसने करवाया, तो इन्हीं का पुत्र था जगत सिंह प्रथम ने।
जगत सिंह प्रथम ने, ठीक है, पूरा कराया इन मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण जगत सिंह ने। और जगत महल, यहाँ पर जगत महल भी बने हुए हैं, जगत महल, तो जगत महल का जो निर्माण है वो जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, जगत सिंह द्वितीय ने, यह आपको ध्यान में रखना है। तो सारी बातें हैं पिछोला झील से संबंधित और ये राणा लाखा के काल की प्रमुख बातें हैं। उसके पश्चात राणा लाखा से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, वो क्या है, राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह है, और हंसाबाई का विवाह है, ये एक महत्वपूर्ण घटना रही राणा लाखा के समय की काल की। अब देखिए ये है आपका मेवाड़, क्या है, मेवाड़, और मेवाड़ से लगती हुई सीमा है किसकी, थोड़ा इसको हम बड़ा ले लेते हैं क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा है मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़, इस प्रकार से ये जो सीमा है वो आप देख सकते हैं। राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह है राणा लाखा के काल की एक प्रमुख घटना है। क्यों है, देखते हैं हम। मेवाड़ का शासक कौन है, राणा लाखा, शासक राणा लाखा है, और लाखा के दो पुत्र हैं। लाखा के कितने पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, दो पुत्र, एक हैं राणा युवराज कह सकते हैं राणा चूड़ा, और एक हैं राघव देव, राघव देव। और इधर मारवाड़ का जो शासक है, शासक क्या है, उनका नाम है राव चूड़ा, राव चूड़ा, ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज होता है। इधर वाले जो राणा चूड़ा है वो राणा लाखा के बड़े पुत्र हैं, ठीक है, राणा नाम ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, मेवाड़ के ये शासक हो सकते हैं, दिमाग में आपकी यही बात आएगी। और इधर आता है राव चूड़ा, तो राव का मतलब ये मारवाड़ के शासक रहे होंगे, ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो मारवाड़ के जो शासक थे राव चूड़ा, इनकी प्रिय रानी थी, प्रिय रानी का नाम था किशोरी देवी, क्या नाम था, किशोरी देवी, ठीक है। और इन दोनों की जो पुत्र था उसका नाम था कान्हा, क्या नाम था, कान्हा। तो राव चूड़ा ने अपनी प्रिय रानी किशोरी देवी के कहने पर अपना अगला उत्तराधिकारी अपने पुत्र कान्हा को बना दिया, जबकि इनकी अन्य रानी से एक पुत्र और एक पुत्री थे जिनका नाम था राव रणमल, और एक पुत्री का नाम था हंसाबाई, ठीक है, हंसाबाई। बड़ा पुत्र राव रणमल था, लेकिन उत्तराधिकारी किशोरी देवी के कहने पर पुत्र कान्हा को इन्होंने घोषित कर दिया। राव रणमल इस बात से क्या था दोस्तों, नाराज था। तो अब देखिए क्या होता है, राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई, इनकी बहन हो गई हंसाबाई, हंसाबाई का विवाह है, हंसाबाई का विवाह है कहाँ पर करने की, मेवाड़ पर, मेवाड़ के साथ में करने की योजना बनाई। और ये कहने का मतलब राव रणमल थे हंसाबाई का विवाह किसके साथ में करना चाहते थे, राणा चूड़ा के साथ में करना चाहते थे, राणा जो चुंडा थे उनके साथ में करना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो हंसाबाई के विवाह से संबंधित जो नारियल था वो मेवाड़ राजदरबार में आया। मेवाड़ राजदरबार में उस समय राणा चूड़ा मौजूद नहीं थे, किसी कारण से ये बाहर गए हुए थे। तो अब आपको पता है नारियल आ गया तो उसको लेना अनिवार्य है, ठीक है, लेना आवश्यक है, लेना जरूरी हो जाता है, नारियल वापस नहीं जाता है, ऐसी प्राचीन समय में मान्यताएं हुआ करती थी। तो यहाँ पर सरदारों के कहने पर मेवाड़ के शासक राणा लाखा ने वृद्धावस्था में ही ये नारियल क्या कर लिया, ले लिया। इसका मतलब हंसाबाई और राणा लाखा का क्या होगा, विवाह होगा, ठीक है, क्या होगा, विवाह है, किसके साथ में, राणा लाखा के साथ में। जबकि नारियल आया था किसके लिए, राणा चूड़ा के लिए, लेकिन ये दरबार में उस समय उपस्थित नहीं थे। तो यहाँ पर ये नारियल इनके लिए आया, तो ये तय हुआ कि राणा लाखा का विवाह किसके साथ में होगा, जो रणमल की बहन है हंसाबाई के साथ में। और ये विवाह हुआ सशर्त, यानी शर्त सहित विवाह हुआ कि इनसे जो पुत्र
उत्पन्न होगा, पुत्र पैदा होगा, वो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी, मेवाड़ का क्या होगा, अगला उत्तराधिकारी होगा, उत्तराधिकारी होगा। ठीक है। फिर आपको पता है राणा चूड़ा वापस लौट कर आए, तो उन्हें जब इस बात का पता चला तो इन्होंने आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, राणा चूड़ा को कहा जाता है। भीष्म प्रतिज्ञा की इसके कारण, आजीवन कुंवारा रहने की अपने पिता के लिए इन्होंने इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर ली, और ये घोषणा भी कर दी कि आगे जो पुत्र उत्पन्न होगा हंसाबाई और लाखा से, वो ही मेवाड़ का अगला क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। और उसके पश्चात ये खुद कहाँ चले गए, ये मांडू चले गए। ऐसा कहा जाता है कि हंसाबाई इनसे क्या थी, नाराज थी, प्रत्येक मामले में इनको संदेह की नज़र से देखती थी। इनको ये आशंका थी कि हो सकता है मेवाड़ का जो शासन है वो राणा चूड़ा अपने हाथ में ले ले। तो ये उसके पश्चात कहाँ चले जाते हैं, मांडू चले जाते हैं राणा चूड़ा। और इनके जो पुत्र आगे पैदा हुआ उसका नाम था मोक्कल। क्या नाम था, मोक्कल। और मोक्कल ही आगे क्या बनेगा, फिर शासक बनेगा। ठीक है। तो इनकी ये जो प्रतिज्ञा थी, उस जो शर्त थी उसके अनुसार अगला उत्तराधिकारी कौन होंगे, मेवाड़ के मोक्कल होंगे। इनके बारे में हम यहाँ पर आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। राणा लाखा के जो प्रमुख दरबारी थे उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। दरबारी कौन थे, दरबारी थे, एक का नाम था झोटिंग भट्ट, और एक का नाम था धनेश्वर भट्ट। क्या नाम था, धनेश्वर भट्ट। ये क्या थे, राणा लाखा के प्रमुख दरबारी थे, और ये संस्कृत के विद्वान थे। किसके, संस्कृत के विद्वान थे, दोनों के दोनों। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद में आगे चलते हैं हम, और आगे जो शासक आते हैं वो राणा मोक्कल आते हैं। कौन आते हैं, राणा मोक्कल। और राणा मोक्कल के बारे में 1421 से लेकर 1433 12 वर्ष इनका शासन रहा। तो राणा मोक्कल, इनके बारे में आपको प्रमुख बातें पता ही हैं। इनकी जो माता है उनका नाम है हंसाबाई, पिता कौन होंगे, राणा लाखा। और इनकी पत्नी है, उनका नाम भी ध्यान रख लेंगे, सौभाग्य देवी। पत्नी का नाम क्या है, सौभाग्य देवी। ये आबू की परवार वंश की राजकुमारी थी सौभाग्य देवी, जिनका विवाह राणा मोक्कल के साथ में हुआ। ठीक है, आबू की परमार वंश की राजकुमारी। अब देखिए राणा मोक्कल, चित्तौड़गढ़ में इनके शासनकाल के बारे में देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बनवाया, परमार भोज ने बनवाया था। क्या नाम था उसका, भोज मंदिर। इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो परमार शासक था भोज, उसके द्वारा चित्तौड़गढ़ में भोज मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इसका पुनर्निर्माण फिर किसने करवाया, मोक्कल ने करवाया। किसने करवाया, मोक्कल द्वारा करवाया गया। और मोक्कल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, तो इसका नाम उसने रख दिया समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर प्रशस्ति भी हमने पढ़ा था, वो इसी से संबंधित है। समिदेश्वर मंदिर, या इसका दूसरा नाम मिलता है मोक्कल मंदिर। तो ये 2-3-4 नाम जो मिलते हैं हमें चित्तौड़गढ़ में, जो भोज मंदिर है उसके बारे में मिलते हैं, जिसको त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्निर्माण मोक्कल ने करवाया, तो इसको समिदेश्वर मंदिर या मोक्कल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मोक्कल के बारे में ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि इन्होंने जो कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ मंदिर है, एकलिंगनाथ मंदिर,
एकलिंगनाथ मंदिर इसकी प्राचीर तथा 3 द्वारों का निर्माण करवाया। कितने द्वारों का? 3 द्वारों का निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ जी के प्राचीर और 3 द्वारों का निर्माण किसने करवाया? मोक्कल ने करवाया। ये जानकारी भी मिलती है। और इसके अलावा इनके जो दरबारी विद्वान थे उनके नाम भी ध्यान रखेंगे। दरबारी विद्वान, मोक्कल के दरबारी विद्वान कौन थे? तो दरबारी विद्वान कौन कौन थे? एक थे योगेश्वर भट्ट और एक का नाम था विष्णु भट्ट। और इसके अलावा जो प्रमुख शिल्पी थे, उनका नाम भी ध्यान रखेंगे। शिल्पी कौन थे? फन्ना, मन्ना, पन्ना। ये तो याद रहने वाले हैं, फन्ना, मन्ना, पन्ना। ये प्रमुख शिल्पी थे मोक्कल के। और इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटना है वो प्रमुख घटना देखेंगे आप, जीलवाड़ा अभियान। कौन सा अभियान? जीलवाड़ा अभियान। जीलवाड़ा ये पड़ता है कहाँ पर? गुजरात में। जीलवाड़ा अभियान गुजरात 1433। कब का है ये? 1433 ईस्वी का। ठीक है। मोक्कल का कौन सा अभियान? जीलवाड़ा अभियान। जीलवाड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कब का है? 1433 ईस्वी का। तो देखिए, जीलवाड़ा अभियान पर गए कौन? मोक्कल। और मोक्कल के साथ में इनका पुत्र भी था। मोक्कल के साथ में इनका पुत्र, जिसका नाम क्या था? कुंभा। क्या नाम था? कुंभा। ये कहाँ गए? जीलवाड़ा। कहाँ गए? जीलवाड़ा अभियान पर। कहाँ गए? जीलवाड़ा अभियान 1433। तो बीच रास्ते में इन्होंने पड़ाव डाला और यहाँ पर एक पेड़ के नीचे जब ये विश्राम कर रहे थे मोक्कल, तो इनकी हत्या कर दी किसने? चाचा और मेरा ने। ये छेतर सिंह की जो दासी थी खातिन, उसके पुत्र थे चाचा और मेरा। उन्होंने मोक्कल की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसके कहने पर? महपा पंवार के कहने पर। महपा पंवार के कहने पर। महपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा ने मोक्कल की क्या कर दी? हत्या कर दी। और उसके पश्चात उस समय उनके साथ में उपस्थित था कौन? इनका पुत्र, मोक्कल का पुत्र कुंभा। तो ये कुंभा भागकर कहाँ आ गया? चित्तौड़गढ़। कहाँ आ गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और इस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो इनकी दादी थी राजमाता हंसाबाई, क्या नाम था? हंसाबाई को इन्होंने सारे घटनाक्रम की जानकारी दे दी। ठीक है। तो भागकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए और राजमाता हंसाबाई को इन्होंने सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। और हंसाबाई ने फिर ये संदेश पहुंचाया इधर मारवाड़ में अपने भाई, क्या नाम था? राव रणमल को इस बात की जानकारी दी कि तुरंत प्रभाव से सेना लेकर आएं और मेरी मदद करें। हंसाबाई ने ये संदेश मारवाड़ के राव रणमल, जो हंसाबाई का क्या था? भाई था, इनके पास में संदेश पहुंचाया। तो राव रणमल कहते हैं कि यहाँ पर सेना लेकर आया। क्या लेकर आया? सेना लेकर आया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा का क्या किया गया? राज्याभिषेक। कुंभा का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। महाराणा कुंभा का क्या हो गया? राज्याभिषेक हुआ। और ये बात कब की है? 1433 ईस्वी की है। और राव रणमल कुंभा का क्या बन गया? संरक्षक। राव रणमल कुंभा का क्या बना? संरक्षक बना। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये प्रमुख बातें थी दोस्तों। राणा मोक्कल से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक कहानी के रूप में ये प्रमुख बातें हैं जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे हम अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में विस्तार से।
जो बातें हैं उनको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आज की क्लास में हमारे इस दृष्टिकोण को हम यहीं पर सीमित रखते हैं, यहीं पर पूर्ण करते हैं।